नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इस बार बम्पर वोटिंग होना बहुत चर्चा का विषय है। एक तरफ राजनीतिक दल इसके अलग मायने निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित इसके कुछ अलग मायने बता रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ हैं सुनील राउत, जो वीके न्यूज के संपादक हैं। खास बात यह है कि वो मध्य प्रदेश से और पिछले लगभग 3-4 चुनावों को उन्होंने कवर किया है। वो जानते हैं, पहचानते हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक मूड को, राजनीतिक मिजाज को। पहला सवाल तो ये है हमारा कि इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, मतलब क्या है? देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में वैसे अमूमन आप देखें 77 के बाद से और 2013 तक के चुनाव तक को, तो यहाँ पर औसत वोटिंग परसेंटेज अगर निकाले आप तो 65% के आसपास यहाँ अमूमन वोटिंग होती रही है। और इसमें 2-2.5% का कम ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें घट बढ़, और इससे ज़्यादा वोटिंग ये अमूमन वोटिंग होती रही है। और 2013 की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ था जब मोदी लहर, जिसको माना गया था कि मोदी लहर में यहाँ पर 72% से ज्यादा 72% वोटिंग हुई थी। और इस बार अगर हम देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए और इस बार 75% के आसपास वोटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि पिछले 61 साल के रिकॉर्ड टूट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मतदान केंद्रों पर जो भीड़ उमड़ी है, जो मतदाता पहुंचे हैं, इसमें आपको सबको श्रेय देना होगा। तो चुनाव आयोग को भी इसमें आप श्रेय दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रचार किया, कैंपेनिंग की, और पोलिंग बूथ जो इस बार उन्होंने बनाए थे वो काफी चर्चा का विषय रहा। आदर्श मतदान केंद्र वगैरह बनाए गए थे, महिलाओं के लिए गुलाबी मतदान केंद्र वगैरह की व्यवस्था थी, और विकलांगों के लिए अलग से केंद्र थे। तो इस बार व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी। हमने कवर किया, चुनाव के दौरान देखा तो जो लोग वोट डालने जा रहे थे उनको अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहे थे। बच्चे जिद कर रहे थे कि हम जाएंगे वहां। सजावट इतनी अच्छी थी कि वहां सेल्फी ले रहे थे। तो इस बार चुनाव आयोग को भी इसका आप श्रेय दे सकते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ हम बता दें अरुण कि सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, राजनीतिक दलों को भी इसमें श्रेय देना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से बूथ तक मतदाताओं को लेकर आए, इसका भी नतीजा हम मान सकते हैं कि इस बार इतनी बम्पर वोटिंग हुई। वैसे मध्य प्रदेश का ये ट्रेंड रहा है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में 7% से जब ज्यादा मतदान होता है औसत से, औसत हम मान के चल रहे हैं कि 65% अमूमन वोटिंग होती है मध्य प्रदेश में। अगर औसत से 7% मतदान होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। ये मेरा विश्लेषण है और हमने पुराने चुनाव का जो एक स्टडी की है उसमें यही आंकड़ा सामने आया है कि हेरफेर अगर 7% से ज्यादा का होता है औसत में तो अप्रत्याशित नतीजे आते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कब कब ऐसा हुआ जब मतदान प्रतिशत में मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो सरकारें बदल गई। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि वैसे 100% तो मतदान कभी होता नहीं है। 100% में से ये मान के चला जाता है कि शहर के बाहर 5% लोग रहते हैं, तो 95% एक वोटिंग को इफेक्टिव वोटिंग मानी जाती है। अगर 95% वोटिंग हो रही है तो उसी को 100% माना जाता है, क्योंकि 5% लोग बाहर रहते हैं। तो इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसको हम 75% नहीं, उसको 80% मानना पड़ेगा। तो हम ये मान के चले कि 80% वोटर मध्य प्रदेश के बूथ तक पहुंचे और उन्होंने वोटिंग की है। तो इन 80% वोटरों का मिजाज क्या है, क्या मूड है? क्या ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है जो दबाव पड़ा हुआ था, या ये फिर किसी शख्स की लहर है? जैसे पिछले चुनाव में मोदी लहर, तो इस बार क्या लहर है? मोदी लहर में भी इतनी वोटिंग नहीं हुई, तो इस बार किसकी लहर थी जो मतदाता वहां तक पहुंचे? या फिर ये माना जाए कि गुस्सा जो दबा पड़ा था, जो है पिछले 15 सालों की, वो सामने आई, जो थी वो बूथ तक मतदाता को लेके गई है। लेकिन अगर हम मान के चले कि 60% से कम वोटिंग होता है तो कम माना जाता है, 70 से ज्यादा होता है तो भारी, और इसको बम्पर कहा जाता है। तो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। और मध्य प्रदेश में जैसे गुजरात के नतीजे आप देखें, हाल फिलहाल जो गुजरात के नतीजे जो चुनाव हुए वहां पर अगर देखें 68% के आसपास वहां मतदान हुआ था। वहां बम्पर मतदान नहीं हुआ, 68%, लेकिन उसमें भी कांटे की टक्कर वहां, जो सीटें कांग्रेस और बीजेपी के बीच दोनों कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश में यही कहा जा रहा था, जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो उसमें दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज आए तो वो परसेप्शन लोगों का बदल चुका है। अब लोग कह रहे कि नतीजे कुछ अप्रत्याशित आएंगे। तो क्या आने वाला है? दरअसल हाल फिलहाल के अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात नहीं करें तो जो चुनाव हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सरकार बदली। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई और वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ा। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। कर्नाटक में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा,
भले ही वहां गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ। हम बात कर रहे थे सुनील जी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, हाँ। कि मध्य प्रदेश में जब जब अप्रत्याशित वोटिंग हुई है तब तक सरकार बदली है। हाँ। मैं उस पर एक सवाल मैंने किया था कि कब कब वो उसी पे जरा मैं आ रहा उदाहरण। हूं। देखिए, अगर हम 1990 की बात करें, मैं आपको 1990 से शुरुआत करा दूं, दर्शकों को बता दें कि 1990 के जब चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में 4.36% वोट की बढ़ोतरी हुई थी। अच्छा। 4.36% और बड़ी बढ़ोतरी मानी गई थी। और उस दौरान सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए थे और कांग्रेस को उन्होंने सत्ता से हटाते हुए वो सत्तासीन हुए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो 1990 के चुनाव का पहला उदाहरण हमारे सामने है, जब वोट परसेंटेज बढ़ा और सत्तासीन पार्टी को सत्ता से जाना पड़ा। तो इसके लिए अगले चुनाव में आते हैं 1993 के चुनाव की अगर बात करें तो इसमें भी बंपर वोटिंग हुई और 6.3% वोट बढ़े थे। अगर 93 की बात करें तो 60% के आसपास वोट पड़े थे, 60% ज्यादा वोट पड़े थे और उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई थी। 6.03% वोट बढ़ा था और उसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता में आए थे और बीजेपी में सुंदरलाल पटवा सरकार सत्ता से गई थी। अगले चुनाव की तरफ आते हैं 98 में, तो यहाँ 98 के चुनाव में वोटिंग परसेंट में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं देखा गया था, मामूली सा हेरफेर था, कुछ 19% के आसपास वोट बढ़े थे और उसका नतीजा ये रहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से दिग्विजय सिंह सत्ता में आए और दिग्विजय सिंह अगले 5 साल के लिए फिर मुख्यमंत्री चुने गए और उन्होंने 98 तक राज किया, ये सबको पता है। फिर 98 में क्या हुआ, तो 98 में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बड़ी लहर चली। उस वक्त भी उमा भारती की लहर कही गई थी मध्य प्रदेश में। और उस वक्त की अगर बात करें हम 2003 की, तो 7.03% वोट बढ़े थे 1998 के मुकाबले और नतीजा ये हुआ कि उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, दिग्विजय सिंह को सत्ता से जाना पड़ा और सीटें भी बीजेपी की काफी आई थी और कांग्रेस की बड़ी बुरी गत हुई थी। अगले चुनाव की बात अगर हम करें 2008 में, तब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस वक्त भी 2.03% वोट परसेंटेज बढ़ा मध्य प्रदेश में, लेकिन नतीजा क्या हुआ, आप कहेंगे कि फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। बिल्कुल। लेकिन इस वोटिंग में भी अंदर का आंकड़ा यह है कि अगर हम 2003 की बात करें तब बीजेपी के पास 173 सीटें थी, 173 सीट्स उमा भारती लेकर आई थी। लेकिन जब 2008 के नतीजे आप देखें तो सीटें घटकर बीजेपी के 143 रह गई थी। वोट परसेंटेज बढ़ा तो सीटें वहां घटी है 143। लेकिन आप अगले चुनाव में आते हैं 2013 का चुनाव, 2008 के बाद 2013 के चुनाव में अगर हम आते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है और बड़े दिलचस्प आंकड़े भी है इसमें भी वोटिंग परसेंटेज 2.09% बढ़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि यहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ी है, 143 से बीजेपी 165 पर पहुंच गई। 165 पर। तो इसको आप ये मान सकते हैं कि मोदी लहर थी, क्योंकि मोदी जी ने उस चुनाव में बहुत प्रचार किया था। तो इन सीटों को बढ़ने को, क्योंकि हम कह ही रहे कि 2008 में मोदी लहर थी, मोदी लहर की वजह से बम्पर मतदान हुआ, तो इसको आप मोदी लहर के, तो ये हमारा 90 से लेकर 2013 तक का पूरा रिकॉर्ड रहा है चुनाव का। और इसमें आपने देखा कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़े हैं कुछ न कुछ अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। अच्छा, और 2013 का भी नतीजा अप्रत्याशित था, क्योंकि लोगों को लगा कि वोट परसेंटेज बढ़े हैं तो भाई, और 10 साल की शिवराज सरकार थी, एंटी-इनकम्बेंसी थी, कुछ होगा, लेकिन सीटें बढ़ गई, घटने की बजाय बढ़ गई। तो ये सब चुनाव के नतीजे। तो इस बार कांग्रेस को ये उम्मीद है कि बम्पर वोटिंग हुई है, 7% से ज्यादा, 2% से ज्यादा का टर्नआउट रहा है, तो इस बार उनको कुछ फायदा हो सकता है। वैसे भी 3% से जहां ज्यादा मतदान होता है, ये माना जाता है कि 3% से जहां ज्यादा मतदान होता है वहां सीटें जो है वो परिवर्तित होती है, बदलती है। अगर 3% से ज्यादा यदि मतदान में बढ़ोतरी होती है प्रतिशत में, सीट तो पर सरकार परिवर्तन होने की संभावना ज्यादा रहती है, प्रत्याशी परिवर्तन की, वहां से सीट परिवर्तन की। ये जो अभी तक के स्टैटिक्स हैं जो हमने निकाले हैं। एक बात और, बीजेपी इसी बात को आधार मान रही है कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो पुनः हम सत्ता में आए और बढ़े हुए सीटों के साथ सत्ता में आए। जैसा आपने बताया 143, 143 से 165 तक आ गई बीजेपी। तो इसी को आधार मानते हुए बीजेपी कह रही है कि हम पुनः सत्ता में जोर शोर से वापसी कर रहे हैं। 200 पार जो उन्होंने नारा दिया था,
दूसरी तरफ नहीं 200 पार जो नारा दिया था उन्होंने, वो आते आते वो फिसड्डी हो गया। अमित शाह जी खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। 200 वाला वो मतलब जुमला बन गया है एक तरह से। वो चलिए वो कोलैप्स हो चुका है 200 तो पार। वो उन्होंने कहा कि अब 200 पार वाला वो आते आते चुनाव आते आते जब उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी तो न हमने शिवराज सिंह चौहान को ये बोलते देखा कि अब की बार 200 पार, न ये चुनावी नारा था। चुनावी नारा भी बदला हुआ था। तो वो 200 पार वाली बात तो ये भूल चुके थे, क्योंकि इनको ग्राउंड रियलिटी देके जिस तरह से कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस जिस तरह से एकजुट हुई है और जो ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है तो उसके नतीजे भी दिखे। और होते स्वाभाविक भी है, 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता में बीजेपी है, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस को करना चाहिए, उनकी फूट भी सामने है, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल इसके साथ ही, चूंकि सामने अब 2019 का लोकसभा चुनाव है, किसी की भी सरकार बनती है, वो चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम 2019 पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? क्योंकि हर कोई बात कर रहा है मध्य प्रदेश ही नहीं अरुण, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना चुनाव हो रहे। 2 राज्यों को तो आप छोड़ दीजिए, सबका ध्यान इन 3 राज्यों पर केंद्रित है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता है और कहा तो यही जा रहा है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस वापसी कर रही है। ये कांग्रेसियों के दावे हैं, हालांकि अमित शाह और बीजेपी के दावे ये हैं कि तीनों राज्यों में हम फिर से वापसी कर रहे हैं। तो ये तो नतीजे देखने होंगे। लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश के चुनाव पर है, तो एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बता दूं, हम थोड़ा सा और हमने विश्लेषण करने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में इस बार 11 ऐसे जिले हैं जहां पर 3% ज्यादा मतदान हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन 11 जिलों में 47 सीटें आती है और इन 47 में 37 बीजेपी के पास है। 37 सीट्स जो है वो बीजेपी के पास है। और इन 11 जिलों में 6 जिले मालवा और निमाड़ के, मालवा निमाड़ जो बेल्ट है उसकी 6 जिले हैं और यहाँ पे 29 सीटें आती है। और 29 सीटों में से अगर आप यहाँ 29 सीटें आती है और ज्यादातर बीजेपी के पास है यहाँ पर। वहीं 4 जिले ऐसे हैं जहां कम मतदान हुआ है, जो पिछले बार से अगर हम देखें कम मतदान हुआ, जैसे जबलपुर बड़ा ये माना जाता है, यहाँ 8 सीटें आती हैं और यहाँ पर 69.39% मतदान हुआ था 2013 में। इस बार 68% मतदान हुआ, 1.5% का 1.39% का अंतर रहा है। यहाँ बीजेपी के पास 6 सीटें थी पिछली बार और 2 सिर्फ कांग्रेस के पास थी, तो ये घटा है। वहीं होशंगाबाद की बात करें, 4 बीजेपी के पास सीटें, देवास की बात करें 5 बीजेपी के पास सीटें हैं, उज्जैन की बात करें यहाँ से 7 सीटें भी बीजेपी के पास है। और इन सब जिलों में जहां वोटिंग प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, घटा है, वोटिंग प्रतिशत घटा है 4 जिलों में। अच्छा। और यहाँ पे 24 सीटों में से 22 बीजेपी के पास है। अब ये समझ सकते हैं आप कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ क्यों घटा है, जब पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ा है तो इन 4 जिलों में क्यों घटा है। और कई जिले ऐसे भी रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है कि जहां बीजेपी के प्रत्याशी पिछली बार जीत कर आए थे, वहां वोटिंग प्रतिशत मैक्सिमम सीटों पर 4 जिलों के मैक्सिमम सीटों पर वोटिंग प्रतिशत घटा है। इन 4 जिलों का ये टोटल आंकड़ा हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला है। साथ ही साथ अगर हम जो उन जिलों की बात कर रहे थे, कई जिले जैसे छिंदवाड़ा है, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई कमलनाथ का, जिसको गढ़ माना जाता है उस छिंदवाड़ा में। हालांकि उस छिंदवाड़ा की भी मजेदार ये है कि छिंदवाड़ा में भी जो सीटें थी उसमें ज्यादा बढ़ोतरी बीजेपी के पास ही ज्यादा थी। वहां पे भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। छिंदवाड़ा में बढ़ा है। अगर हम बात करें जैसे इंदौर की, रतलाम, नीमच, अलीराजपुर, रायसेन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबकी सब सीटें बीजेपी के पास है। इंदौर अगर छोड़ दी जाए, इंदौर में 1 कांग्रेस के पास है, 9 में से 8 बीजेपी के पास है। लेकिन रतलाम, नीमच, अलीराजपुर और रायसेन, इन सब में सारी सीटें बीजेपी के पास है और यहाँ मतदान बढ़ा है। उन जगह घटा है तो यहाँ बढ़ा है। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि बढ़ना घटना, इनका एनालिसिस हमें निकालना पड़ेगा कि वजह वोटिंग परसेंटेज बूथ तक गया। और ये जो सारे मैं जिले बता रहा हूं आपको, नीमच, अलीराजपुर, रतलाम, ये आदिवासी, नीमच और अलीराजपुर ये आदिवासी। यहाँ अलीराजपुर में तो कम वोटिंग परसेंटेज होता है, यहाँ वोट डालने कम, इसको बहुत पिछड़ा हुआ जिला भी माना जाता है, आदिवासी बहुल बेल्ट है ये। झाबुआ की भी बात करें तो झाबुआ में मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ा है। तो ये जिले जो आदिवासी बेल्ट है, जो ग्रामीण इलाके, वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरी एक बात पर और आते हैं हम इस चुनाव के, राहुल वर्सेस मोदी, ये चुनाव भी बहुत था मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने भी कोई ताकत झोंक दी थी, नरेंद्र मोदी ने भी ताकत झोंक दी थी। नरेंद्र मोदी ने 10 रैलियां की मध्य प्रदेश में। और चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी ने जहां जहां रैली की, हमने उनका डेटा निकाला, सब जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जहां पे भी मोदी गए
मोदी अगर हम बात करें मंदसौर गए, रीवा गए, छिंदवाड़ा भी गए, वो कमलनाथ के गढ़ में गए थे, झाबुआ गए, विदिशा गए और जबलपुर गए। तो जबलपुर, झाबुआ, विदिशा, जबलपुर, इन सीटों पर जो है मंदसौर की अगर हम बात करते तो 80% पिछले बार हुआ था, इस बार 81.27% हुआ है। तो ये सीटों पर जहां जहां मोदी गए वहां बड़ा है। लेकिन वहीं हम राहुल की बात करें तो राहुल ने भी कई रैलियां की, उनका भी हमने जब डेटा एनालिसिस किया तो कुछ जगह पर उनकी जहां रैलियां हुई वहां बढ़ा है, कुछ जगह पर घटा है। बेसिकली मोदी जहां भी जाते तो मोदी ने एक नारा दिया था, पहले मतदान फिर जलपान। तो लगता है इसको सकारात्मक तरीके से लिया है वोटरों से ने और वो वोटर पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी जहां गए कई जगह पर बढ़ा है, कई जगह पर घटा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी विधानसभा सीट है वहीं पर मतदान प्रतिशत घटा, जबकि शिवराज सिंह चौहान बुधनी में खुद वो प्रचार करने गए थे। तो ये सारा वोटिंग ट्रेंड है, हमने आपके सामने रखा। आपने देखा कि बढ़ा हुआ प्रतिशत जब भी आया है, अप्रत्याशित नतीजा है। और इस बार भी राजनीतिक पंडित जो है वो असमंजस में, और उनको लग रहा है कि कुछ अप्रत्याशित आने वाला है। कांग्रेस बड़ी आशान्वित नजर आ रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। हालांकि उनको थोड़ा ईवीएम से डर लग रहा है, बार बार चुनाव आयोग के पास पहुंच रहे, स्ट्रांग रूम के बाहर पलंग लगा बैठ गए हैं। एक समिति बनाई गई है जिसमें हर 5-5 ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। 5-5 घंटे बाद वो कार्यकर्ता वहां बदल रहे हैं, कार्यकर्ता अपने बदल कर्मी की तरह। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस को एक डर भी है, लेकिन देखना होगा। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है और इसके नतीजे भी उतने ही दिलचस्प आएंगे। छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में भी जोगी फैक्टर था, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी जो रिपोर्ट हम ले रहे हैं बता रहे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। कई जगह से तो ये रिपोर्ट्स है कि जोगी को लोगों ने वोट कांग्रेस उम्मीदवार समझ के जोगी की पार्टी को वोट दे दिया और पंजे की बटन दबा दी। देने जाना था जोगी को, लेकिन बटन पंजे की दबा दी, क्योंकि जोगी, उन्होंने पार्टी का नाम भी कांग्रेस जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो ये भी एक थोड़ा सा, तो कांग्रेस वहां पे भी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं, ये खबर है। हालांकि राजस्थान से भी ऐसी खबर आ रही है जहां पहले एकदम कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताया जा रहा था, अब बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो गई है वहां। तो चुनाव नतीजे 11 तारीख को आएंगे और 11 तारीख को हम आपसे फिर मिलेंगे। 11 तारीख को आप हमारे साथ दिन भर रह सकते हैं, हम नतीजे आपको लाइव दिखाएंगे अपने चैनल पर और लाइव आप नतीजे देख सकते हैं। अरुण, बिल्कुल। और एक एक सीट का हम हाल बताएंगे, कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश से पॉलिटिकल पंडित जुड़े और वो नतीजों के दौरान आपको बताए कि क्या इस चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उनके क्या मायने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और इतने डिटेल्स में पूरी जानकारी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख को विधानसभा के नतीजे आएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। खासकर इन तीनों राज्यों के नतीजों के साथ हम आपके साथ होंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आप भी हमें ये बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, खासकर जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग हैं वो, या आपके क्षेत्र में स्थिति क्या है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं दर्शकों से मैं भी अपील कर दूं, ये तो हमारा विश्लेषण हुआ, हम यहाँ बैठे बैठे विश्लेषण कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर और चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर, लेकिन आप वहां मौजूद है, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है 11 तारीख को। तो अगर आपके पास भी कुछ दिलचस्प है तो भाई कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। बिल्कुल, तो हमें ताकि पता चल जाए कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो आपके जो कमेंट है उनकी हमें प्रतीक्षा रहेगी, उसको भी हम देखेंगे और उम्मीद है कि 11 तारीख को हम उन कमेंट को शामिल करेंगे जब हम विश्लेषण करेंगे चुनाव नतीजों को लेकर। जो हमारे दर्शक है और उनका जो सटीक आकलन रहेगा, हम उनको 11 तारीख को उनका नाम लेंगे कि भाई साहब राजनीतिक पंडित ही नहीं, जो स्थानीय नागरिक है वो भी सेफोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और उन्होंने जो राय भेजी है, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाल रंग का बटन दबाएं, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में बड़ी घंटी को क्लिक जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखते रहें